नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दरअसल सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना से आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब एयर डिफेंस कमांड बनाने का विरोध कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे का तर्क आपको जानना जरूरी है। दरअसल वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने कहा कि इससे फायदे नहीं बल्कि नुकसान होंगे। सरकार तीनों ही सेनाओं की क्षमताओं को इंटीग्रेट करने के लिए 6 थिएटर कमांड बना रही है। इनमें एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड भी शामिल है। पहले फेज में इन्हें तैयार किया जा रहा है। विवेक राम चौधरी जी की राय ये है कि सिर्फ एक कमांड इंडियन कमांड होनी चाहिए। हालांकि विवेक राम चौधरी जी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इसे हमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बल के एकीकृत ट्राई सर्विस कमांड के तहत एयर डिफेंस कमांड का प्रस्ताव किया गया है। इस कमांड की अगुवाई भारतीय वायुसेना के ही अधिकारी करेंगे और इस कमांड की जिम्मेदारी सेना में एयर डिफेंस से जुड़े ऑपरेशंस की होगी। और ये जो एकीकृत मिलिट्री कमांड बनाने का प्रस्ताव रखा गया था वो 2020 में ही रखा गया था, जिसे कि हमारे दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत जी ने ही इसकी जरूरत बताई थी। एयर डिफेंस कमांड भविष्य में थिएटर कमांड की दिशा में उठाया जाने वाला कदम है। हालांकि थिएटर कमांड पर तीनों रक्षा सेवाओं में कभी आम राय नहीं बन सकी है। इससे पहले आरकेएस भदौरिया जी थे, उन्होंने भी थिएटर कमांड को लेकर कई सवाल उठाए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय वायुसेना ही खास तौर पर इसका विरोध करती आई है, क्योंकि थिएटर कमांड बनाने के पीछे की जो मंशा है वो सेना, एयरफोर्स और नेवी के सभी एसेट्स को एक साथ मोबाइल करने की है। इसके तहत एयरफोर्स के एसेट्स को अन्य थिएटर में विभाजित किया जाएगा, जिसका मेन काम होगा भारत की महत्वपूर्ण संपत्तियों को हवाई खतरों से बचाना। और इसका नेतृत्व वायुसेना के 3 स्टार अधिकारी करेंगे और ये कमांड प्रयागराज में स्थित की जाएगी। बता दें कि थिएटर कमांड बनाने में देश भर में फैले 17 मौजूदा सिंगल सर्विसेज कमांड को मर्ज भी इसमें किया जाना है। दिक्कत यहाँ पे दोस्तों ये हो रही है कि भारतीय वायुसेना को अपनी हवाई संपत्तियों के विभाजन से चिंता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने यही कहा है कि अलग एयर डिफेंस कमांड बनाने से नुकसान ही होंगे। उन्होंने कहा कि देश की सभी वायु शक्ति के सभी एलिमेंट्स को एक साथ समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। इसी से भविष्य की अलग अलग सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अलग हवाई रक्षा प्रणालियों की भविष्य के युद्धों में उस समय कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी जब तक कि वे किसी एक बड़ी एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड हवाई रक्षा प्रणाली का हिस्सा ना हो। उन्होंने कहा कि अलग अलग करने से जॉइंट स्ट्रेटेजी को लागू करने पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो हवाई खतरे होंगे वो छोटे ड्रोन से लेकर सटीक वार करने वाले हथियार भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे में उन्होंने कहा कि एयर स्पेस में बहुत करीबी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इसके लिए किसी भी हवाई क्षेत्र के अंदर सभी तत्वों के बीच करीबी समन्वय जरूरी होता है और एयर डिफेंस कमांड को बनाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे उन्होंने कहा कि आधुनिक 4.5 और 5वीं पीढ़ी के विमानों की क्षमता काफी व्यापक है। उन विमानों को किसी एक भूमिका तक सीमित कर देने से उनका उपेक्षित उपयोग नहीं हो पाएगा। यानी कि एयर डिफेंस कमांड को लेकर भारतीय वायुसेना ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है। अगली खबर भारतीय सेना की तरफ से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना को चीनी सीमा तक आसानी से पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 4 ब्रॉडगेज रेल लाइनों को बनाने की कवायद तेज कर दी है। इनमें से एक रेल लाइन बिलासपुर, मनाली, लेह हिमाचल में और 3 अरुणाचल प्रदेश और असम में बनाई जाएंगी। अरुणाचल में मीसामारी से चीन से सटे त्वांग तक और असम और अरुणाचल से होकर म्यांमार सीमा तक पहुंचने वाली लखीमपुर बेल शिलापत रेल लाइन की इसी सप्ताह डीपीआर भी तैयार कर दिया गया है। अब इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को सौंप दिया है। वहीं अरुणाचल की पासीघाट तेजू रुपाई की 2022 और बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन की डीपीआर दिसंबर 2021 में तैयार हो गई है। अब इन सभी परियोजनाओं की फंडिंग के लिए रक्षा मंत्रालय मंथन कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि मीसामारी तवांग रेल ट्रैक 35,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होगा। 378 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का 80% निर्माण टनलों में होगा। इस ट्रैक में 27 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी, जो देश की सबसे लंबी रेल लाइन टनल होगी। ये ट्रैक 13,700 फीट की ऊंचाई पर जाएगा, जो सेना को बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचाएगा। 227 किलोमीटर लंबी पासीघाट तेजू रुपाई रेलवे लाइन भी चीन सीमा तक जाएगी। इसके अलावा नॉर्थ लखीमपुर बेम शिलापत्थर रेल लाइन की लंबाई 239 किलोमीटर है। तीनों परियोजनाओं की डीपीआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लाइन ने तैयार की है। बता दें कि अरुणाचल के तवांग और असम बॉर्डर तक चीन ने रेलवे लाइन का निर्माण शुरू कर दिया है और भारत ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है। दोस्तों, अगली खबर भारत चीन को लेकर आ रही है। भारत चीन के साथ कल होने वाली सीनियर कमांडर लेवल मीटिंग में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 10 किलोमीटर भीतर नो फ्लाई जोन का सम्मान करने का मुद्दा उठाएगा। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की 16वें दौर की बातचीत होगी, जिसमें भारत पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर आगे तैनात चीनी सैनिकों की वापसी की मांग करेगा। बता दें कि अगस्त 2021 में गोगरा हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के द्वारा अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने के बाद से पीएलए की डिसएंगेजमेंट में कोई हलचल नहीं हुई है। दोस्तों, जो वर्तमान की स्थिति है उसमें पीएलए की गोगरा हॉट स्प्रिंग और गलवान सेक्टर के बीच सबसे छोटे मार्ग पर तैनात की है।
ऐसे में चीनी सेना का पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से वापस जाना आसान नहीं होगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि खुगरंग नुल्हा और चांगकेमो नदी जो श्योक नदी की दो सहायक नदियां हैं, जिनके तट पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी कि गलवान, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी कि खुरंग, पेट्रोलिंग पॉइंट 16 यानी कि हॉट स्प्रिंग और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 यानी कि गोगरा है, जो एलएसी से कुछ दूर पर स्थित है। और यही मेन मुद्दे हैं जिनके बारे में चर्चा की जाएगी इस मीटिंग में। इसके अलावा अभी हाल ही में चीनी लड़ाकू विमान J-10 ने भारत के नो फ्लाई जोन में उड़ान भरकर जो हिमाकत दिखाई है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि भारतीय रडार ने चीनी लड़ाकू विमानों का पता लगा लिया था और भारतीय लड़ाकू विमानों को भी तुरंत चीनी फाइटर प्लेन्स के पीछे लगा दिया गया था। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो सारंग गन को लेकर आ रही है। बता दें कि एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया ने कहा है कि उन्होंने 155 mm सारंग गन को इंडियन आर्मी की 3 रेजिमेंटों को सौंपा है, जिन्हें की भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। बता दें कि सारंग जो कि पहले 130 mm की थी, उसे अपग्रेड करके 155 mm में बदला गया है और इसकी जो पहले की रेंज 27 किलोमीटर थी, वो बढ़कर अब 36 किलोमीटर हो गई है। और इस सारंग तोप को अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए भी आवंटित किए, जिसके तहत करीबन 300 यूनिटें 2024 तक अपग्रेड हो जाएंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय रक्षा मंत्रालय से आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अब तीनों आर्म फोर्सेस से ये पूछा है कि वो कौन से इजरायली ड्रोन को प्राथमिकता देंगी, जिसमें कि एल्बिट अडानी के द्वारा तैयार किया गया हर्मिस 900 यूएवी है, जिसमें कि 60% यानी कि 60% भारतीय कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। और दूसरा है हेरॉन टीपी, जिसे कि इजरायली एरोस्पेस और HAL ने ऑफर किया है। पहले हम अगर बात करते हैं हर्मिस 900 की, तो ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका इंड्योरेंस टाइम 36 घंटों का है और इसका जो आर्म वर्जन होगा यानी कि हथियार वाला संस्करण होगा, उसमें मॉडुलर इंस्टॉलेशन की जाएगी, जिससे कि ये 200 हथियार अपने साथ ले जा सकता है या फिर अपनी विंग टिप पर शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड म्यूनिशंस को ले जा सकता है। और हर्मिस 900 350 किलोग्राम का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ HAL के द्वारा हेरॉन टीपी का जो ऑफर किया गया है, जिसने कि खुद स्वदेशी रूप से 100 और हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को तैयार किया है। बता दें कि हेरॉन टीपी का जो मैक्सिमम पेलोड है वो 2700 किलोग्राम का है और ये 45,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसका इंड्योरेंस टाइम 30 घंटे का है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को टाटा गुड बाय कर दिया गया है और तीनों आर्म फोर्सेस के सामने ये दोनों विकल्प रखे गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। बता दें कि HAL ने अपने पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के प्रोटोटाइप के लिए 42 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कहा जा रहा है कि ये प्रोटोटाइप 2022 के अंत में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कैट्स प्रोग्राम के तहत कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन पर काम शुरू हो चुका है और इसका डेवलपमेंटल कम यूजर ट्रायल 2024 में किया जाएगा। बता दें कि इसे हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है और ये ट्विस्ट और स्कीमिंग कर सकती है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर होगी और ये अपने टारगेट पर 250 किलोग्राम का वॉरहेड गिरा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वापस अपने बेस पर आ सकती है, जिससे कि इसे दोबारा से रिफ्यूल्ड और रिआर्म्ड किया जा सकता है, वो भी दूसरे मिशन के लिए। इसके अलावा HAL अल्फा पॉड पर भी काम कर रहा है, जिसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा और ये कुछ किलोमीटर तक उड़ेगा और उसके बाद ये अपने अंदर से 6 अल्फा S लॉइटरिंग मुनिशन को छोड़ेगा टारगेट के पास। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि DRDO की नेक्स्ट जनरेशन वेपन लोकेटिंग रडार को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, DRDO ने अब नेक्स्ट जनरेशन वेपन लोकेटिंग रडार पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे कि वो प्राइवेट सेक्टर फर्म के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। बता दें कि ये प्राइवेट सेक्टर फर्म है अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। इस रडार की कई खासियतें हैं। बता दें कि ये रडार मल्टी फंक्शन S बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग पल्स फेस रीट्रैकिंग रडार होगा, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर होगी। और सबसे खास बात है कि 0.03 स्क्वायर मीटर के रडार क्रॉस सेक्शन के टारगेट को भी पहचान सकता है। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक रूप से टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। यही नहीं, ये इसके अलावा कई सारे टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा ये आर्टिलरी शेल्स, रॉकेट और मोटार्स की पहचान कर सकता है और ये उनकी प्रोजेक्टरी कैलकुलेशन भी कर सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है DRDO की एंटी टॉर्पीडो सिस्टम को लेकर। दरअसल DRDO अब एंटी टॉर्पीडो सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसे कि जहाज और पनडुब्बियों से दागा जा सकता है दुश्मन की टॉर्पीडो को बर्बाद करने के लिए। बता दें कि एंटी टॉर्पीडो सिस्टम में अकॉस्टिक वेक्टर सेंसर्स होंगे, जो कि उसकी नाक पर लगे होंगे, जिससे कि ये दुश्मन की टॉर्पीडो को आसानी से पहचान सकता है और ये एक सटीक गणना के साथ उसकी तरफ बढ़ सकता है और एक निश्चित दूरी में उस टॉर्पीडो को नष्ट कर सकता है। दोस्तों अगली खबर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर आ रही है। बता दें कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक टेंडर जारी किया है तेजस मार्क 1A के हीट एक्सचेंजर के कंपोनेंट्स तैयार करने के लिए, जिसमें कि CNC कटिंग, मशीनिंग, ड्रिलिंग, प्रिसीजन प्रेसिंग और ग्राइंडिंग शामिल है। बता दें कि BHEL को HAL की तरफ से कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर सेट तैयार करने के लिए ऑर्डर मिल चुका है, जिन्हें कि 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में लगाया जाएगा। इस ऑर्डर के तहत
उन्हें स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग और सप्लाई भी करनी होगी और BHEL इस कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर को HCL को सौंपेगा। दोस्तों, हीट एक्सचेंजर का काम होता है विमान की गर्मी को नियंत्रित करना और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना, जिसमें कि ये अत्यधिक गर्मी को सिस्टम से बाहर कर देता है। तो दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।